पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आजकल मैं जो पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूं, ये एसएससी सीजीएल का पेपर है। 21 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 में ये पेपर हुआ था। तो इसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा और जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सभी शॉर्ट ट्रिक से ही कराऊंगा। तो वीडियो भी लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, जो कि नया पैटर्न आ चुका है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, समीर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। समीर कोई काम करेगा तो 16 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। अगर अजय की कार्य क्षमता समीर से 60% ज्यादा है, तो वह उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो कार्य क्षमता इसमें दिया हुआ है कि अजय की जो कार्य क्षमता है समीर से 60% ज्यादा है। इफिशियंसी 60% मोर है समीर से। तो अजय और समीर का अगर हम कार्य क्षमता का अनुपात निकालें, क्योंकि 60% ज्यादा है, 60% को फ्रैक्शन में लिखें भिन्न में, ये हो जाएगा 3/5। अगर समीर की कार्य क्षमता 5 है, तो अजय की हो जाएगी 3 बढ़ा के, क्योंकि 60% ज्यादा हो जाएगा तो ये अजय का हो जाएगा 8। तो इनका अनुपात आ जाएगा 8:5। तो कार्य क्षमता होता क्या है, एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में अगर अजय 8 काम करता है तो समीर करेगा 5 काम। समीर का दिन भी दिया हुआ कि कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 दिन में काम कर रहा है, और एक दिन में अगर 5 कर रहा है तो 16×5 80। 80 हो जाएगा टोटल वर्क। और यही टोटल वर्क इसके लिए भी होगा, अजय के लिए। और ये कितनी क्षमता से कर रहा है, 8 काम एक दिन में कर रहा है। तो टाइम हम निकाल सकते हैं कितने दिन में ये कंप्लीट करेगा। तो टाइम अगर हम अजय का निकालें तो ये हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी हो जाएगी 8 की, 8 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10। 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 11 संख्याओं के एक समूह का औसत 61 है। तो 11 संख्याओं का जो समूह का औसत दिया हुआ है, ये 61 दिया हुआ है। यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 57 है, पहली जो 6 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया हुआ है 57, और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 65 है। तो जो आखिरी 6 संख्याएं होंगी, उसका जो एवरेज दिया हुआ है, ये 65 दिया हुआ है। तो छठी संख्या इसमें फाइंड करनी है कि क्या हो। सिक्स्थ नंबर इसमें फाइंड करना है कि क्या हो। मान लेते हैं सिक्स नंबर है एक्स। तो 6 नंबर पहले और 6 नंबर बाद का इसमें एवरेज दिया हुआ है इसमें। तो जो छठी नंबर होगी, ये इन्हीं के बीच में होगी। ये 6 और ये 6 के बीच में ये छठी नंबर भी होगी। तो वो छठा नंबर हमें फाइंड करना है। तो अगर आप इसे कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें आपको पहले ये नंबर निकालना पड़ेगा कि 11 × 61, फिर उसमें ये इसका भी एवरेज जो दिया हुआ है 6 और 6 नंबर का, इसका एवरेज से टोटल नंबर निकालना पड़ेगा, फिर उसमें से घटा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ये शॉर्ट ट्रिक से जरूर करिएगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है। जैसे आपको फाइंड करना है, एक बीच का नंबर इसमें फाइंड करना है, छठा नंबर फाइंड करना है। तो छठा नंबर मान लेते हैं एक्स है, एक्स। और ये जो एक्स होगा, ये हम मानेंगे एवरेज के बराबर। तो एवरेज के बराबर, तो 61 हमने मान लिया कि वो जो छठा नंबर है वो 61। आप क्या करेंगे, कहा गया है कि पहले जो 6 नंबर हैं उनका एवरेज 57 है। हमने जो एवरेज माना है ये 61 माना है। तो 61 से ये कितना कम है, ये कम है 4। 4 कम है, तो ये 4 कितने लोगों में बटेगा, 6 लोगों में। ये 6 संख्याओं में बटेगा। तो 24 इसमें से टोटल कम हो जाएगा। 24 टोटल में से कम हो जाएगा। तो ये जो कमी आ रही है, इसमें जोड़नी पड़ेगी, तभी वो कमी पूरी होगी। अब अगर हम दूसरा देखें कि लास्ट के जो 6 नंबर हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है 65। तो ये एवरेज से कितना ज्यादा है, क्योंकि हमने 61 मान रखा है। 61 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है एक में, और 6 नंबर हैं तो 6 चौके 24। 24 उसमें ज्यादा जुड़ रहा है। तो ये जो जो ज्यादा जुड़ रहा है, ये इसमें घटेगा। 24 इसमें से अब घटाना पड़ेगा। ये 6 नंबर के कारण पहले 24 बढ़ रहा था, और इस 6 नंबर के कारण 24 घट रहा है। अब इसे हम ऐड कर लें,
जो भी इसमें सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगा, इसे सॉल्व कर लें, यही इसका आंसर आ जाएगा। तो 24 में से 24 कैंसिल हो जाएगा, तो यही आ जाएगा 61। 61 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक से ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बिना कैलकुलेशन के ही कर सकते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2378 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो वह सबसे छोटी संख्या में फाइंड करना है जिसे 2378 में जोड़ें तो वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके पास कौन सी पूर्ण वर्ग है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो 49 का स्क्वायर होता है 2401 और 48 का स्क्वायर होता है 2304। आपको ये स्क्वायर जरूर याद होने चाहिए। 50 तक आप स्क्वायर जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जो 50 के स्क्वायर तक की ही वैल्यू पूछी जाएगी। अगर इससे बड़ी होगी तो मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं। बाकी 50 तक के आपको स्क्वायर जरूर याद होनी चाहिए। तो 2378 देखें तो 2378 है ये, इसमें 24 तो 1 के नजदीक है, तो इसमें जोड़ना भी है। तो 2401 में बनाने के लिए हम 2378 को घटा लें। 2378 को घटा लें, 2400 में से ये 22 कम है, 22 और 1 23, 23 हो जाएगा। तो 23 जोड़ना पड़ेगा 2378 में, तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक बेकरी ने कुल 2,50,000 की लागत से 5,000 केक बनाए। उन्होंने एक खास कार्यक्रम के लिए 500 केक मुफ्त दिए। बाकी केक के लिए उन्हें 75 रुपए प्रति। तो इसमें काफी कैलकुलेशन दिख रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप अभी लगाएंगे तो आप हो सकता है कि जो लास्ट में आसान आसान क्वेश्चन दिखेंगे वो आप ना कर पाए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट के लिए ही छोड़िएगा। मैं भी इसे आपको लास्ट में ही बताऊंगा। यही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। 8,000 रुपए पर 10% सालाना की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है। जो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ये 10% दिया हुआ है, तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें भिन्न में, ये हो जाएगा 1/10। अगर मूलधन 10 रुपए है तो 1 रुपए बढ़ जाएगा 1 साल के बाद, तो ये हो जाएगा 11। तो 10 रुपए 1 साल बाद 11 का हो जाएगा। हमें फाइंड करना है ब्याज 8,000 पर। तो अगर हम 8,000 पर निकालें तो ये 1 साल के लिए होगा। अब ये इतनी वैल्यू जो होगी ये 1 साल के बाद होगी। तो 1 साल के बाद, क्योंकि 2 साल का निकालना है, तो 1 साल ये और 1 साल के बाद 10/11 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 11, 11 ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 121। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें तो जीरो लास्ट में आ जाएगा जीरो, और 8 एकम 8 लास्ट में आएगा 80, और 80 है लास्ट में केवल ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। साधारण ब्याज की दर से कोई निश्चित राशि 8 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। उसी दर से वह कितने वर्षों में स्वयं की 12 गुना हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। मान लेते हैं जो मूलधन है वो है पी। 8 वर्षों में निश्चित राशि की 4 गुना हो जाती है। मूलधन अगर पी है तो 4 गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 4p। तो अगर हम इसमें से ब्याज निकालें, इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालें, तो ये हो जाएगा 4p में से p घट जाएगा, मूलधन घट जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा 3p। तो 8 वर्ष में 3p ब्याज मिल रहा है। फाइंड करना है कि कितने वर्षों में ये 12 गुनी हो जाएगी। तो 12 गुना होने के लिए एक तो इसमें मूलधन होगा, तो ब्याज होना चाहिए 11p के बराबर। 11p के बराबर ब्याज होना चाहिए। तो 11p के बराबर ब्याज कितने समय में होगा वो हम समय निकाल सकते हैं। समय में फाइंड करना है, तो 3p ब्याज मिलता है 8 साल में, तो p ब्याज मिलेगा 8/3 साल में। 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, और हमें फाइंड करना है 11p के बराबर। तो 11 से अब मल्टीप्लाई कर दें तो 11p का समय निकल आएगा। तो इधर है 8/3, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाएगा समय। तो समय निकालें तो 8 11 नम ये हो जाएगा 88/3, 29 × 87, और ये हो जाएगा 1/3। 29 सही 1/3 साल में 12 गुना हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्णांक है? तो पूर्ण वर्ग कौन सा होगा? जिसका स्क्वायर रूट
पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए। तो अगर इसमें ऑप्शन में देखें तो √5 की वैल्यू हो जाएगी 2 दशमलव समथिंग, और √9 की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा और एक पूर्णांक भी हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रेन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। ट्रेन द्वारा 100 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये हमें फाइंड करना है मीटर में। तो मीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पीड दी हुई है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा स्पीड, स्पीड है 110 की, और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ गई स्पीड, और स्पीड में समय का मल्टीप्लाई कर दें। समय है 100 सेकंड, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूरी हमें फाइंड हो जाएगी। अब इसे सॉल्व कर लें, यही हो जाएगा इसका आंसर। 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 9, और 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 55। 55 गुणे 5 तो 275, और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 275, और 2 जीरो लग जाएंगे। डिवाइड हो जाएगा 9 से। 9 से डिवाइड करें, 9 त्रिक 27, और यहाँ बचा 27 पूरा हो गया, तो यहाँ पे लग जाएगा जीरो। ये हो जाएगा 50, 9 पचे 45, और फिर देखें तो 305। 305 के बाद भी ये एक वैल्यू यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ, और सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर हो जाएगा 50, 9 बचे 45, 355 समथिंग वैल्यू आएगी, जो कि आएगी मीटर में। और ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर ए और बी की पूंजी का अनुपात 3:2 है और उनके निवेश के समय का अनुपात 2:3 है, तो लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, ये प्रोपोर्शनल होता है जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, और टाइम के जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके रेशियो में जो भी प्रॉफिट होता है वो बांटा जाता है। तो ए और बी का अगर हम टाइम और इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लिकेशन का अगर हम रेशियो निकालें, तो ए का हो जाएगा, ए और बी का, ये इनका पूंजी का अनुपात है। इनके कैपिटल या कहें कि इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है, ये है 3:2, और इसमें समय का और मल्टीप्लाई करना है। समय का जो अनुपात दिया हुआ है 2:3, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 से 3 और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 के अनुपात में ये जो भी प्रॉफिट होगा वो डिवाइड करेंगे। तो यही इसमें फाइंड करना था कि अनुपात क्या होगा। तो ये अनुपात 1 पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक कंपनी एक नया चॉकलेट बॉक्स, ये भी काफी लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि इसमें काफी डाटा और दिए हुए हैं। तो ये भी आप लास्ट के लिए ही देखिए, लास्ट के लिए ही छोड़िए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर आप उलझ जाएंगे, कैलकुलेशन में आप उलझ जाएंगे, तो आप और जो आसान आसान क्वेश्चन हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजिंग लगे, या आप उसमें लगे कि आपके पास मतलब कि आपको इसमें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो आप लास्ट के लिए ही छोड़िए, और लास्ट में ही इस तरह क्वेश्चन करिए। एक समकोण समलम राइट ट्रेपेजोइडल आकार के खेत पर विचार करें। इसकी दो समांतर भुजाएं 30 मीटर और 50 मीटर लंबी हैं। इसकी एक असमांतर भुजा जो ऊंचाई का काम करती है 20 मीटर लंबी। इस खेत का क्षेत्रफल क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो ट्रेपेजॉइड है, समकोण समलम चतुर्भुज है ये। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, एरिया का। एरिया हो जाएगा 1/2, जो समांतर भुजाएं होंगी, पैरेलल साइड्स होंगी, उनका एडिशन। तो पैरेलल साइड एक है 30 और एक है 50, तो इनका एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 50 और 30 80, गुणे ऊंचाई। ऊंचाई है इसमें 20 मीटर, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10, 10 गुणे 80 तो हो जाएगा 800, 800 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक षटभुज बनाया गया है। षटभुज का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या। अगर एक वृत्त बनाए, वृत्त, और इसमें एक समषटभुज बनाए, समषटभुज, ये ऐसे, तो ये जो इसका विकर्ण होगा डायगोनल, ये इसके डायगोनल जो होगा, ये डायमीटर के बराबर होगा। जो षटभुज होगा, षटभुज का जो विकर्ण होगा, डायगोनल, डायगोनल जो होगा
हेक्सागन का, वो डायामीटर के बराबर होगा, डायामीटर के बराबर होगा। तो अगर भुजा हम मान लें, जो इसका षटभुज का भुजा है वो अगर ए है और रेडियस यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये जो डायामीटर हो जाएगा ये हो जाएगा 42, व्यास इसका 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायगोनल ये कितना होगा, अगर भुजा ए है तो ये जो सबसे बड़ी डायगोनल होती है विकर्ण, ये हो जाएगा 2a, तो ये 2a के बराबर हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, भुजा आ जाएगी यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। भुजा आ गई 21 सेंटीमीटर। समषटभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि क्षेत्रफल इसमें हमें फाइंड करना है, तो एरिया हो जाएगा यहाँ से 6 गुणे 3 अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अब ए की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लिए हैं, 21 है, 21 यहाँ पे रखते हैं, ये हो जाएगा 6 गुणे रूट 3/4 और ये हो जाएगा 21 गुणे 21। इसका अनुमानित मान निकालना है, तो अनुमानित मान निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, तो इसे हम अप्रोक्स ले लें तो आ जाएगा 1.75 और इसे हम लिख सकते हैं 7/4। तो इसे सॉल्व करें, 3 गुणे और ये हो जाएगा 7/4 और 2 से पहले डिवाइड है क्योंकि 2 यहाँ पे बचा हुआ था, तो 2 से यहाँ पे और डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 21 गुणे 21। 21 गुणे 21 को हम लिख सकते हैं 441। 441 को अप्रोक्स लेना है तो 440 लिख दें, क्योंकि 4 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा, तो 4 से हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 110 और 7 एक 21, 21 गुणे 110 और 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करें अब, तो 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 11 दूनी 11 एकम 11, जीरो पहले है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 23, 2310 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये आएगा लगभग 1155, 1155 के करीब आएगा। 1155 ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक शहर में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 3:2 है। 5 वर्ष बाद पुरुषों की आबादी 10% और महिलाओं की आबादी 25% बढ़ जाती है। नया अनुपात क्या होगा, ये इसमें, तो अनुपात जो दिया हुआ है 3:2 इसमें दिया हुआ है पुरुष और महिलाओं का, मेल्स एंड फीमेल्स का जो रेशियो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद 10% पुरुषों की आबादी बढ़ती है, तो 10% बढ़ाना पड़ेगा, तो ये जो 3 है इसमें 10% बढ़ाना पड़ेगा और जो महिलाओं की आबादी है, ये जो अनुपात दिया हुआ है 2, इसमें 25% बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें हम आसान बनाने के लिए 10% निकालना है तो इसे हम 30 बना लें, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें हम आसानी से 10% बढ़ा सकते हैं इस 30 में, और इसमें अगर देखें तो 25% इसमें भी आसानी से बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं रेशियो को। तो 10% इसमें बढ़ाएं, तो 10% बढ़ाएंगे, 10% 30 का बढ़ाएंगे तो 3 बढ़ जाएगा, 3 इसमें बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 33, और 25% इसमें बढ़ाएं, 25% इसमें बढ़ाएंगे 1/4, 20 का 1/4 कितना हो जाएगा 5, तो 5 इसमें बढ़ेगा तो आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 33:25, तो ये नया रेशियो हो जाएगा और जो कि ऑप्शन 2 में दिया हो तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 120 डिग्री है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का, ये हो जाएगा 1/2 पहली भुजा गुणे दूसरी भुजा और इनटू साइन जो इन दोनों भुजाओं के बीच एंगल बन रहा है वो, तो 120 डिग्री का कोण बन रहा है इनके बीच, तो ये आ जाएगा साइन 120 डिग्री का, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2 पहली भुजा 8 है, दूसरी भुजा 10 है, साइन 120 क्या हो जाएगा, साइन 120 हो जाएगा 90 प्लस 30, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो इसमें रख दें √3/2, 2 दूनी 4, 4 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2 और 10 गुणे 2 20, 20 √3, 20 √3 ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा।
एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 25% बढ़ गई है, लेकिन उसका खर्च उतना ही रहता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इसमें फाइंड करना है। तो आय का 80% खर्च कर रहा है, तो 80% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें, भिन्न में, तो ये हो जाएगा 4/5। तो अगर इनकम इसकी ₹5 है, ₹5 अगर इनकम है, तो उसमें से जो खर्च है एक्सपेंडिचर ₹4 खर्च करेगा। 80% खर्च कर रहा है, तो ₹4 ₹5 में से ₹4 खर्च कर दिया। तो बचाया कितना? बचत जो हो रही है सेविंग, वो हो जाएगी ₹1 की। ₹5 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, तो ₹1 बचा दिया। अब कह रहे हैं कि उसकी आय 25% बढ़ गई। 25% अगर हम 5 में 25% बढ़ाएं, 25% अगर हम 5 का निकालें, 25% निकालना है, 25% हो जाएगा 1/4। 5 का 1/4 कितना हो जाएगा? 1.25। तो 5 में 1.25 बढ़ाना पड़ेगा, दिया जाएगा 6.25। अब कह रहा है कि लेकिन उसका जो खर्च है, ये जो एक्सपेंडिचर है, वो उतना ही रहता है। ₹4 अगर पहले खर्च है, तो अभी भी ₹4 ही खर्च है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये इसमें फाइंड करना है। कमा रहा है 6.25, खर्च हो रहा है ₹4 का, तो बचेगा कितना? 2.25। ₹2.25 बच जाएगा। तो पहले ₹1 बच रहा था, अब 2.25 बच रहा है। तो कितना और बचा? तो ₹1.25 और बचा। कितने में से? क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। 1.25 बचत बढ़ गई है। कितने में से बढ़ी है? ₹1 से, क्योंकि पहले ₹1 था, तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, परसेंट में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी परसेंट। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो उतना ही रह गया। 1.25 में 100 का मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 125%। और ये है, दशमलव नहीं होगा, ये 125% होगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक समप्रिज्म का आधार ट्रेपेजियम, जो कि समलंब के आकार का दिया हुआ है, जिसकी समांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं, और उसकी जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। प्रिज्म दिया हुआ है, तो प्रिज्म का जो आयतन होगा, आधार आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा इसका आयतन। ये हो जाएगा इसका आयतन। तो आधार क्या है? आधार दिया हुआ है, समांतर भुजाएं दिया हुआ है, मतलब कि जो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, समलंब दिया हुआ है। समलंब का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2। जो समांतर भुजाएं होंगी, उनका एडिशन, तो 10 और 6 हो जाएगा 16। और ऊंचाई, इसकी जो ऊंचाई है समलंब वाले की, ये 4 सेंटीमीटर दिया जाएगा 4। और ये प्रिज्म की ऊंचाई, क्योंकि ये प्रिज्म की ऊंचाई है, तो ये 15। 15 से इसमें ये मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसे सॉल्व कर लें, यही हो जाएगा इसका आंसर, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये जो ट्रेपेजियम दिया हुआ है, एक ये प्रिज्म दिया हुआ है ट्रेपेजियम आकार का, इसका हो जाएगा आयतन। सॉल्व कर लें तो 2 से ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 8। 8 चौके 32, 32 गुणे 15, तो 15 दूना 30, 3, 15 थी 45, 3 48, 480 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक केमिस्ट ए और बी दो लिक्विड को 2:3 के अनुपात में मिलाकर 40 लीटर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन तैयार करता है। अगर ए की कीमत ₹45 प्रति लीटर और बी की कीमत ₹30 प्रति लीटर है, तो तैयार सॉल्यूशन की प्रति लीटर औसत कीमत क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। तो औसत इसमें फाइंड करना है, एवरेज, एवरेज इसमें फाइंड करना है। दो लिक्विड मिल रही हैं, 2:3 के अनुपात में। ए और बी लिक्विड हैं, जो कि 2:3 के अनुपात में मिल रही हैं। और जो इनका रेट दिया हुआ है, ए का जो रेट दिया हुआ है, ये 45 का रेट है ये। और ये क्वांटिटी मिलाई जाती है, क्वांटिटी क्वांटिटी। और ये इसका जो रेट है, ये है ₹30 प्रति लीटर।
तो 2 लीटर अगर ए का मिलाया जाता है तो 3 लीटर बी का मिलाया जाता है। तो इसका हम जो मिक्सचर होगा उसका हम टोटल रेट निकाल लें। तो 2 लीटर इसका मिलेगा तो 45 दूनी 90, 90 रुपए का ये लग होगा। और 30 का रेट से 3 लीटर का ये हो जाएगा 30 या 90, 90 रुपए का ये हो जाएगा। तो टोटल 180 रुपए में कितने लीटर तैयार हो जाएगा मिश्रण? 2 और 3, 5 लीटर मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो 1 लीटर की जो कीमत होगी वो निकाल सकते हैं। तो 5 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 36, 36 रुपए प्रति लीटर, 36 रुपए प्रति लीटर इसका रेट आ जाएगा, जो कि इसमें एवरेज पूछा गया था। और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें 60 लीटर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 36। अगर 60 लीटर की वैल्यू पूछी जाती तब हम यहाँ पर 60 कंसीडर करते। साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 है, तो फाइंड करना है साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। साइन ए प्लस कॉस ए, क्योंकि पावर में हमें चाहिए, तो हम अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए कॉस ए। 2 साइन ए कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2a लिख सकते हैं। ये हो जाएगा साइन 2a, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये भी 1 होता है। तो 1 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा। ये साइन 2a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0। साइन 2a की वैल्यू अगर 0 है तो a का एंगल क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। अगर साइन 0, साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 डिग्री आ जाएगी। अब इसमें हमें फाइंड करना है साइन की पावर 4a, तो साइन की पावर 4 0 डिग्री, ए की वैल्यू रख दें तो आ जाएगा 0 डिग्री। और कॉस की पावर 4, और यहाँ भी अगर 0 डिग्री ले रखें तो अब इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये तो हो जाएगा 0। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 4 ये 1 हो जाएगा। 1 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। साइन ए 0.6 दिया हुआ है, कॉस ए 0.8 है, तो tan ए की वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो tan ए की वैल्यू फाइंड करना है। साइन ए और कॉस ए दोनों दिया हुआ है, तो tan ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू पता है और कॉस ए की वैल्यू पता है, ये हो जाएगा 0.6 बटे 0.8, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बटे 8। और इसे और सॉल्व करें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। 4 से डिवाइड कर दें 3 को तो ये आ जाएगा 0.75। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। If y equal to mx plus 1 passes through 2,5, then find value m। m की वैल्यू इसमें फाइंड करना है, जो कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2,5 से पास होता है। तो 2,5 से पास होता है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 2 रख दें और y की जगह 5 रख दें, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा m इंटू एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा। और ये 1 इस साइड आ जाएगा, तो 5 में 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 4। m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 से ये डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। m की वैल्यू आ जाएगी 2, और यही इसमें पूछा गया था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। साइन ए की वैल्यू 4/5 है। साइन ए दिया हुआ है 4/5, ए एक्यूट एंगल दिया हुआ है, और cot 90 माइनस ए पूछा गया है। cot 90 माइनस ए क्या होता है? tan ए होता है, तो tan ए की वैल्यू इसमें पूछी गई है। साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस में दिया हुआ है। परपेंडिकुलर अगर 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो बेस हम निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट से 4 और 5 है, तो ट्रिपलेट से आ जाएगा बेस 3। tan क्या होता है? tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर 4 है, 4, और बेस यहां से हमने निकाल लिया 3 है, दिया जाएगा 3। 4/3 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो काफी आसान आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, लगातार जो लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं काफी आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि लास्ट में आप जो लेंदी क्वेश्चन हो
उसे आप लास्ट के लिए रखिए, क्योंकि ऐसे अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए ये आसान आसान से क्वेश्चन, तो आपका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। अगर किसी रेगुलर बहुभुज के बाहरी कोण का माप 20 डिग्री है तो उसकी भुजाओं की कुल संख्या क्या होगी, ये इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं कुल जो संख्याएं हैं भुजाओं की वो n है। तो बाहरी कोण दिया हुआ है 20 डिग्री और बाहरी कोण का जो फार्मूला होता है, टोटल जो कोण होते हैं 360 डिग्री होगा। जो बाहरी कोण अगर हम सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री के बराबर होगा, और इसको अगर हम n से डिवाइड कर देंगे तो एक जो बाहरी कोण होगा उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो ये 20 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करें तो n यहाँ इधर आएगा, तो 20 से इसे हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 18 दूनी 36, तो आ जाएगा 18। तो 18 जो हो जाएंगी इनकी टोटल भुजाएं हो जाएंगी। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष P, XY, Q दिया हुआ है, R दिया हुआ है और इसका केंद्रक दिया हुआ है कि 4 के ऊपर है, तो शीर्ष P के निर्देशांक पूछा गया है कि क्या होगा। यहाँ पर P के जो निर्देशांक है वो XY में दिया हुआ है, तो XY का जो ये निर्देशांक बनेगा X, Y का, ये फाइंड करना है। ये P निर्देशांक है, इसके फाइंड करने हैं। तो केंद्रक क्या होता है, तीन जो शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं, इन्हीं से केंद्रक निकाल सकते हैं। केंद्रक का अगर हम x पार्ट ले लें, x पार्ट, तो ये जो x का पार्ट दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये 4 है। तो ये जो 4 होगा, इन जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों शीर्ष के, इनका एवरेज होता है। तो 5, 2, 7 और x, 7 प्लस x का अगर हम एवरेज निकालें तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ से बता देता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 3 12, 12 में से 7 जाएगा तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। तो x के कोऑर्डिनेट्स 5 आ गए। लेकिन अगर आप x की कोऑर्डिनेट देखें तो ये दो ऑप्शन में है, तो हमें y के और निकालनी पड़ेंगे। तो y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर 2 हैं, तो इसका भी एवरेज लें y के कोऑर्डिनेट्स का, तो y और -1 और 6, तो 6 में 1 घटेगा तो 5, 5 प्लस y, 5 प्लस y को एवरेज लें, 3 थे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटेगा तो y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 1। तो 5, 1 बनेगा और ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। x की वैल्यू दी हुई है √2 + 1 दिया हुआ है, तो फाइंड करना है x² - 2। x स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो x का स्क्वायर कर दें, मतलब कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा x² और √2 + 1 का स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 1, तो 2 + 1 प्लस 2 गुणे √2 × 1, तो ये हो जाएगा 2√2। तो x² - 2 करना है, तो दोनों तरफ -2 घटा दें, इधर भी और इधर भी, तो ये हो जाएगा x² - 2 = 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 + 2√2, ये इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ट्राइंगल ABC में भुजा BC पर एक माध्यिका AD खींची गई है। तो अगर हम ट्राइंगल बना लें ABC, AD माध्यिका है, तो A यहाँ ले लें, ABC, तो एक ही माध्यिका होगी, ये D होगी, माध्यिका है। ट्राइंगल ABD के क्षेत्रफल और ट्राइंगल ACD के क्षेत्रफल का अनुपात इसमें फाइंड करना है। ABD, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, ये वाले क्षेत्रफल का अनुपात इसमें फाइंड। तो माध्यिका का बेसिक रूल ये होता है कि त्रिभुज को दो बराबर भुजाओं, दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है। तो दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करेगा, तो जो क्षेत्रफल इसका होगा इस वाले का, वही क्षेत्रफल इस वाले का भी होगा। मान लेते हैं अगर इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इसका भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, तो इनका अनुपात भी हो जाएगा 1:1। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा रखे थे, वो भी बता देता हूँ। एक ही क्वेश्चन छूटा हुआ था। एक बेकरी ने कुल 2,50,000 की लागत से 5,000 केक बनाए हैं। उन्होंने एक खास कार्यक्रम के लिए 500 केक मुफ्त में दिए। 5,000 केक में 5,000 केक में
500 तो फ्री में दे दिए गए, फ्री में दे दिए गए। बाकी केक के लिए उन्होंने 75 रुपए प्रति केक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी है। इसके अलावा 9 केक खरीदने पर उन्होंने एक केक मुफ्त दे दिया है। अगर सभी 5,000 केक बांट दिए गए तो उन्हें कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ, ये इसमें फाइंड करना है। तो रेट जो रखा गया 75 रुपए रखा गया, 75 रुपए रेट रखा गया, लेकिन 20% की इस पर छूट दी गई। तो 20% की छूट के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी केक की, जो बेचा जाएगा वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 1/5। अगर कोई वस्तु 5 की थी, 1 रुपए उसमें कम होके वो कितनी की हो जाएगी, 4 रुपए की। तो 4/5 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15, 15 चौके 60, 60 रुपए में बेचा जाएगा। लेकिन कहा गया कि हर 9 केक खरीदने पर उन्होंने एक केक मुफ्त दे दिया। तो जो सेलिंग प्राइस होगी, अब जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस होगी, आप निकाल सकते हैं कि 9 केक खरीदने पर एक केक मुफ्त दिया जाएगा। तो 9 केक का पैसा लगेगा, एक केक 60 रुपए का हो रहा है, तो 10 केक मिलेगा तो एक केक की वैल्यू निकल आएगी। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 9 छके 54, 54 रुपए का केक, एक केक 54 रुपए का बेचा जाएगा। 5,000 केक में 500 रुपए, 500 केक फ्री दिए जाते हैं। तो 4500 केक बचे हुए हैं जो बेचे जाएंगे, सेल किए जाएंगे। अगर इसे और सॉल्व करें और आसान बनाएं तो 500 से हम डिवाइड कर सकते हैं, सभी नंबर को 500 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 500 से अगर इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 1, 500 से इसे डिवाइड करें ये हो जाएगा 10, और 500 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 9। तो अगर कहा जाए कि 10 केक शुरू में थे, एक केक फ्री में बांट दिया गया, तो 9 केक उन्हें बेचने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम 5,000 से 5,000 ही रखते तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती। 500 से इन सभी में डिवाइड किया गया है, तो ये जो वैल्यू है इसे भी हमें 500 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो कॉस्ट है ये 2,50,000 है। तो 500 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 500 से हमने ये यूनिट में भी डिवाइड किया है, जो क्वांटिटी थी उसमें भी डिवाइड किया है, तो इसमें भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम केवल 10 ही केक बना रहे हैं इसे। तो 500 से इसमें भी अगर हम डिवाइड कर दें तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2,500 में 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 500, 500 रुपए टोटल। 500 रुपए में 10 केक बनाए गए हैं, एक फ्री हो गया, 9 केक बेचा जाएगा, और ये बेचा जाएगा कितने में, 54 रुपए में। तो 54 रुपए में बेचा जाएगा, तो इसकी वैल्यू निकाल लें। तो ये हो जाएगा 540, अगर 10 केक होता तो 540, 54 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 486, 486 में बेचा जाएगा। खरीदा गया है, जो इन्वेस्टमेंट किया गया है 500 रुपए, लेकिन बेचा जा रहा है 486 में, तो लॉस होगा। तो परसेंटेज लॉस निकाल सकते हैं। कितने का नुकसान होगा, 14 रुपए का नुकसान होगा। कितने में से, 500 में से, 500 में से 14 का नुकसान होगा। परसेंट में निकालना है 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ जाएगा 14/5, 2.8%। इतना परसेंट का लॉस हो जाएगा, और ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको और छुड़वा रखा था, ये वाला क्वेश्चन। एक कंपनी एक नया चॉकलेट बॉक्स एक नियमित समकोण पिरामिड के आकार में, जिसका आधार वर्गाकार आधार है, डिजाइन करती है। बॉक्स की आधार की भुजा 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड दिया हुआ है, तो पिरामिड दिया हुआ है, और जो भुजा है, भुजा साइड ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हाइट जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पैकेजिंग की सीमाओं के कारण बॉक्स को उसके कुल आयतन के केवल 90% तक ही भरा जा सकता है। यदि कंपनी चॉकलेट की कुल लागत का अनुमान लगाना चाहती है, यह जानते हुए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब चॉकलेट की कीमत 0.5 रुपए है, तो ऐसे एक बॉक्स में भरने में चॉकलेट की लागत क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो चॉकलेट की कीमत इसमें फाइंड करना है, जो कि चॉकलेट की कीमत सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो आयतन निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकाल लें। पिरामिड है, पिरामिड का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 गुणे
जो आधार होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार है 10 सेंटीमीटर और ये वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100। 100 ऊंचाई है 12, तो 12 ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, सॉरी 12 हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा इसका आयतन। 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 4, 400 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 400 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। हमें फाइंड करना है चॉकलेट की लागत। लागत निकालें। लागत होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो कीमत है वो 0.5 रुपए है। आयतन है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब गुणे, और आयतन का 90% ही भरा जाएगा, तो 90% कितना हो जाएगा आयतन का? 9/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल जो आयतन भरा जाएगा चॉकलेट से इतना होगा, और इतने की कीमत निकालने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी रुपीज, रुपीज में आ जाएगी, क्योंकि ये जो यूनिट है 0.5, ये जो कीमत है रुपीज पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये जो वैल्यू आएगी आ जाएगी रुपीज में। सॉल्व कर लें तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 9 चौके 36, 360, 360 का 0.5 मतलब आधा करना पड़ेगा, यह आ जाएगा 180। 180 रुपए इसकी कीमत हो जाएगी। जो चॉकलेट भरी जाएगी उसकी जो कीमत आएगी वो 180 रुपए हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन ये भी था, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, क्योंकि डाटा इसमें कई दिए हुए थे, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो आप इसे लास्ट के लिए ही छोड़िए और लास्ट में ही करिएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।